हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर बेस्ड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर, जिसे हिंदी में कहा जाता है लेखांकन के सिद्धांत। आज हम इस लेक्चर में इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग देखेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों हुई वो देखेंगे, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के काइंड्स कितने तरह के होते हैं वो सब देखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो बच्चों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझने से पहले हम एक बार देख लेते हैं अकाउंटिंग क्या होता है ना। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं व्हाट इज अकाउंटिंग, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग मेनली क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? बिजनेस से रिलेटेड जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करने का, फिर उसको मेजर करने का और उन्हें रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है ना। सबसे पहले तो बिजनेस से रिलेटेड जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है उनको क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है। फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं? जिन्हें मनी में मेजर किया जा सके। तो पहले उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर मनी में इसे मेजर किया जाता है और फिर इन्हें जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद इन्हें क्लासिफाई किया जाता है, लेजर में क्लासिफाई किया जाता है इन अकाउंट्स को, और फिर इनकी क्या तैयार की जाती है? समरी तैयार की जाती है। किस फॉर्म में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में इनकी समरी तैयार की जाती है। फिर इन अकाउंटिंग का जो तैयार होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसका एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है। ये सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है किन्हें? जो इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, यानी कि जिन्हें इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। और इस सारे प्रोसेस के बेस पे जो तैयार होते हैं स्टेटमेंट, वो क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो पहले के टाइम में तो इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट की जरूरत केवल किसको होती थी? बिजनेस के ओनर को होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट को कौन चेक करता है? बिजनेस के क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और अदर पार्टीज भी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट को चेक करती है। क्यों चेक करती है? इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट से उन्हें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी का पता चलता है, यानी बिजनेस की लाभप्रदता और सक्षमता। सॉल्वेंसी मतलब सक्षमता का पता चलता है, यानी बिजनेस प्रॉफिट पे चल रहा है या लॉस पे चल रहा है, और बिजनेस अपने डेट्स को पे करने में, अपने दायित्वों को पे करने में सक्षम है या नहीं है। उसके पास इतनी पर्याप्त संपत्तियां हैं कि वो अपने दायित्वों को क्या कर सकता है? पे कर सकता है ना। ये सॉल्वेंसी होती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी को चेक करके जो अदर पार्टीज हैं, जो अदर इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, वो अपने डिसीजन लेते हैं। जैसे क्रेडिटर ये डिसीजन लेता है कि इस बिजनेस को माल आगे उधार पे दिया जाए या नहीं दिया जाए। इन्वेस्टर ये डिसीजन लेता है इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट को चेक करके कि इस बिजनेस में आगे और अमाउंट इन्वेस्ट की जाए या नहीं की जाए। गवर्नमेंट भी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट को चेक करके टैक्स की पोजीशन को देखती है, और अदर पार्टीज भी अपने इंटरेस्ट से इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट को चेक करते हैं, देखते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो किन्हीं निश्चित नियमों के आधार पर बनाए जाएं, किन्हीं सेट रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे तैयार किए जाएं, ताकि ये क्या हो सके? विश्वसनीय हो सके, इन पे रिलायबल हो सके। ठीक है। अगर इनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, एक रूप बनाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये जरूरी होता है कि किन्हीं सेट रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाए जाए। तो जो ये सेट रूल्स एंड रेगुलेशन है, यानी ऐसे नियम जिनके बेस पे ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गैप भी कहा जाता है, GAAP, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
यानी कि लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत। सर्वमान्य मतलब जो सभी को मान्य है, ठीक है। अच्छा, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये पूरे विश्व में एक जनरल गाइडलाइन की तरह माने जाते हैं। इन्हें सभी जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी अकाउंटेंट्स हैं उनको एक जनरल गाइडलाइन के रूप में स्वीकार किया गया है, मान्य किया गया है। और जो सारे जो वर्ल्ड के जो भी अकाउंटेंट हैं वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करते समय इन जनरल गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, इनका विकास एकदम से नहीं हुआ, एकदम से नहीं बने, ये काफी लंबा टाइम लग गया इनको। और ये किस तरह से बने हैं, पहले से चली आ रही कुछ परंपराओं से बने हैं। कुछ जो बड़े बड़े अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनके बेस पे बने हैं। कई जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट जो लॉज हैं उनके बेस पे भी बने हैं। और जो कई पेशेवर संस्थाएं हैं, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं अकाउंटेंट के, उनके द्वारा भी बनाए गए हैं। और जो बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं, डेली एक्टिविटीज के बेस पे भी कई ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए गए हैं। जैसे पहले परंपरा चली आ रही थी कि दिवाली पे जो पुराने जो लोग थे वो दिवाली पे क्या करते थे, अपने बही खातों को, पुराने बही खातों को बंद करके नए बही खाते खोलते थे। तो ये परंपरा चल गई कि साल में एक बार नए अकाउंट्स खोले जाएंगे और पुराने अकाउंट्स को क्लोज किया जाएगा। तो इस तरह से ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल काफी लंबे समय बाद और कई तरह की चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद बनाए गए। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की विशेषताएं क्या है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसमें सबसे पहला क्या है, पहली विशेषता क्या है, ये जनरल गाइडलाइन है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, जनरल गाइडलाइन या एक समान नियम है जो किसके लिए यूज आते हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, उनमें एक रूपता लाने के लिए, मतलब एक समान यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और उन्हें समझने योग्य बनाने के लिए ये जनरल गाइडलाइंस यूज की जाती है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड है, मानवकृत है, मानव द्वारा बनाए गए हैं। इनको किसी भी लैब में टेस्टेड नहीं किया गया। जैसे जो अदर साइंसेज हैं, जनरल साइंसेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके जो रूल्स होते हैं वो किस में टेस्ट किए जाते हैं, उनको लैब में टेस्ट करके वो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। तो ये है ना, लैब टेस्टेड नहीं है, मानव द्वारा बनाए गए हैं, कुछ पुरानी परंपराओं, पेशेवर संस्थानों के कथनों के द्वारा और गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए ये बिल्कुल एक तरीके से नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब इन्हें अदर साइंस जो और साइंसेज हैं उनके नियमों के तरह से हमेशा ही स्वीकार नहीं किया जाता। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे साइंस में ये रूल है कि H2O इक्वल टू वाटर का एक अणु बनता है, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक अणु मिलाया जाए तो किसका एक अणु बनेगा, पानी का, वाटर का एक एटम बनेगा। इसको हम जितनी बार लैब में टेस्ट करेंगे इसका क्या आएगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में जैसे एक नियम है कि अगर हम किसी चीज का प्राइस कम करेंगे तो उसकी क्या होगी, सेल बढ़ेगी, ठीक है ना। जनरली ये माना जाता है कि बाजार में किसी भी चीज की अगर प्राइस कम होती है तो उसका क्या हो जाता है, सेल बढ़ जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार कस्टमर का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है उस चीज से, या मार्केट में और ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनके प्रति कस्टमर्स का क्या हो जाता है, झुकाव हो जाता है। तो ये पॉलिसी, ये प्रिंसिपल काम नहीं करता है। इसलिए ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो हमेशा एक ही तरीके से काम नहीं करते हैं जो अदर साइंसेज हैं उनके प्रिंसिपल्स के अनुसार की तरह। ठीक है। थर्ड है कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है नॉट स्टैटिक बट फ्लेक्सिबल, ये हमेशा स्थिर नहीं रहते बल्कि इनमें चेंजेस होता रहता है। किस बेस पे चेंज होता रहता है, बिजनेस की एक्टिविटीज, जो व्यावसायिक कार्यविधियां हैं उनके आधार पर कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी बन जाती हैं कि उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंज करना पड़ सकता है।
ऐसा नहीं है कि बिजनेस में एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया तो हमेशा उसको ही लागू किया जाएगा, नहीं, उसमें टाइम टू टाइम आवश्यकता के अनुसार उन प्रिंसिपल्स में चेंज किया जा सकता है। और कई बार जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिन प्रयोगकर्ता को दी जा रही है उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग भी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंज किया जाता है। यहाँ हम एक चीज और समझ लेते हैं कि कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कब एक्सेप्टेबल है, यानी कि किसी भी लेखांकन के सिद्धांत को कब स्वीकार किया जाता है। तो किसी भी अकाउंटिंग कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल तभी एक्सेप्टेबल है जब वो इन तीनों क्राइटेरिया पे खरा उतरता हो, जिसमें ये तीनों गुण हैं। तो कौन से गुण होने चाहिए उसमें? सबसे पहले आता है रिलीवेंस, यानी कि अनुरूपता। तो कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कब रिलीवेंट माना जाता है? जब वो ऐसी सूचना प्रदान करता हो, ऐसी इंफॉर्मेशन देता हो जो कि उस इंफॉर्मेशन की यूजर के लिए क्या है, यूजफुल है, उसकी आवश्यकता को पूरा करती है। ठीक है। सेकंड उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। सेकंड गुण क्या होना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल में? ऑब्जेक्टिविटी, यानी निरपेक्षता का गुण होना चाहिए। तो कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल तभी निरपेक्ष माना जाएगा जब वो सूचना देने वाले के, यानी कि इंफॉर्मेशन देने वाले के पक्षपात से बिल्कुल प्रभावित नहीं हो, सूचना देने वाले से बिल्कुल बायस ना हो, तभी वो क्या माना जाएगा, निरपेक्ष माना जाएगा। तो ये गुण, निरपेक्षता का गुण जो है वो प्रामाणिकता का गुण भी माना जाता है, यानी कि उसमें प्रामाणिकता भी होनी चाहिए। तो ये क्या कहता है, ये गुण क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन, अगर जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसकी सत्यता, उसकी सत्यता की जांच करने के लिए क्या होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। मतलब उसको चेक करने के लिए कोई भी प्रूफ हो, तभी वो क्या मानी जाएगी, इंफॉर्मेशन प्रामाणिक मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। थर्ड क्या गुण है, थर्ड उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल में? फियसिबिलिटी की क्वालिटी, यानी इसे कहते हैं व्यवहारिकता का गुण। तो कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल तभी फियसेबल माना जाएगा, तभी व्यवहारिक माना जाएगा जब उसे इजीली एंड विदाउट एनी कॉस्ट क्या किया जा सकता हो, अप्लाई किया जा सकता हो। यानी उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने में, लागू होने में आसानी से उसे लागू किया जा सकता हो और उसे लागू करने में कोई भी अतिरिक्त लागत नहीं आए, तो वो क्या माना जाएगा, व्यवहारिक माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्या है, इनकी नीड क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है उसको इसके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए यूजफुल बनाने के लिए, मतलब इसकी जो इंफॉर्मेशन को उपयोग करने वाले आंतरिक और बाह्य पक्षकार है उनके लिए उपयोगी बनाने के लिए क्या जरूरी हो जाता है कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और कंपेरेटिबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब हर चीज का इंफॉर्मेशन में प्रूफ होना चाहिए, विश्वास किया जा सके, उनकी सत्यता का पता लगाया जा सके। और कंपेरेटिबल मतलब इनके रिजल्ट्स का कंपैरिजन इसी टाइप के और फर्म से या बिजनेस के रिजल्ट से किया जा सके और पिछले सालों के रिजल्ट से भी इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा कंपैरिजन किया जा सके। ये कंपैरिजन क्यों किया जाता है? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी को, मतलब लाभप्रदता और सक्षमता को चेक करने के लिए ये कंपैरिजन किया जाता है। अच्छा, ऐसा तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब ये स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन। जब ये जो सूचनाएं तैयार की जा रही है वो किस बेस पे तैयार की जाए, किन्हीं निश्चित नियमों और सिद्धांतों के बेस पर तैयार की जाए, तभी ये क्या मानी जाएंगी, रिलायबल और कंपेरेटिबल मानी जाएंगी। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है यही क्या कहलाते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाते हैं। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को और किस नाम से, पॉलिसीज या नीतियां या प्रिंसिपल या सिद्धांत या कन्वेंशन के नाम से, मान्यताओं के नाम से जाना जाता है। इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, गैप कहा जाता है, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत। यही सिद्धांत क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में एक रूपता लाते हैं, यूनिफॉर्मिलिटी लाते हैं और इस और ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ज्यादा उसकी उपयोगिता में भी वृद्धि करते हैं।
अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के प्रकार क्या है, काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने तरह के होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मेनली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और सेकंड कैटेगरी क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखांकन अवधारणाएं, और अकाउंटिंग कन्वेंशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, लेखांकन मान्यताएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग लैंग्वेज को यानी लेखांकन की भाषा में एक रूपता लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी देने के लिए कई जो अकाउंटेंट्स हैं, मोस्टली अकाउंटेंट्स किस पर एग्री हो गए, कुछ कॉन्सेप्ट्स पर एग्री हो गए। ये कॉन्सेप्ट्स क्या कहलाते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं, और जिनका पालन इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को किसमें अप्लाई किया जाता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, या जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, वित्तीय विवरण तैयार करने में इन्हें इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है, इनका पालन किया जाता है। ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस की क्या कहलाती है, नींव कहलाती है। मतलब जो लेखांकन प्रक्रिया है, लेखांकन प्रक्रिया क्या है, पहले हमने पढ़ा था ना, आइडेंटिफाई, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड समरी एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेट, ये पूरी क्या होती है, लेखांकन प्रक्रिया होती है। तो इस लेखांकन प्रक्रिया की नींव क्या है, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जिसके बिना क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट नहीं तैयार किए जा सकते। इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए बिना वित्तीय विवरण तैयार करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या गाइड करते हैं कि किस तरह से वित्तीय लेन देनों को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए, और इसके आधार पे किस तरह से रिपोर्ट्स तैयार करके आगे प्रेजेंट की जाए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली होती है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिन्हें बोलते हैं मूलभूत अवधारणाएं, और दूसरी होती है अदर कॉन्सेप्ट, जिन्हें बोलते हैं अन्य अवधारणाएं। इनका एक बार चार्ट देख लेते हैं कौन कौन सी होती है, फिर इनको डिटेल में आगे समझेंगे। मूलभूत अवधारणाएं कौन सी होती है, तीन होती हैं। इन्हें किसमें, ये इनको इसको किसमें दिखाया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फर्स्ट में इन अवधारणाओं का को मेंशन किया गया है। यानी कि इनको हर बिजनेस में अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करने, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार करने के लिए इन कॉन्सेप्ट को जरूर ही अप्लाई किया जाएगा। कौन सी कॉन्सेप्ट है ये, फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि चालू स्थिति की अवधारणाएं। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यानी एक रूपता की अवधारणा। थर्ड नंबर इसमें कौन सा आता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, यानी उपार्जन की अवधारणा। ये तो कुछ क्या है, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरे नंबर पे आती है अदर कॉन्सेप्ट, इसमें सबसे पहले क्या आता है, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट, यानी व्यवसाय की अस्तित्व की अवधारणा। दूसरे नंबर पे आता है मनी मेजरमेंट, यानी मुद्रा माप की अवधारणा। थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, यानी लेखांकन अवधि की अवधारणा। फोर्थ नंबर पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी लागत की अवधारणा। फिफ्थ है ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी कि दो पहलू की अवधारणा। सिक्स नंबर पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन यानी आगम निर्धारण की अवधारणा। सेवेंथ है मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी मिलान की अवधारणा। और थर्ड है, एट नंबर पे है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, यानी कि निरपेक्षता की अवधारणा है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अब हम डिटेल में देखेंगे। आइए अब काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट में सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, तो मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाओं में सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि इसे बोलते हैं चालू स्थिति की अवधारणा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय जब शुरू किया जाता है तो ये मान के शुरू किया जाता है कि ये दीर्घ काल तक चलेगा, निरंतर चलेगा, कभी भी बंद नहीं होगा, अनिश्चित काल के लिए चलेगा। मान लीजिए मैं कोई बिजनेस शुरू करती हूँ तो मैं ये मान के शुरू करूंगी कि मैं जब तक जिंदा हूँ ये काम करती रहूंगी, मेरे बाद मेरे बच्चे, फिर उनके बाद उनके बच्चे ये काम करते रहेंगे। तो ये कहलाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के कारण जो बिजनेस में
फिक्स्ड एसेट परचेज की जाती हैं, जो स्थायी संपत्तियां खरीदी जाती हैं, उन्हें बुक्स में किस पे दिखाया जाता है, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाया जाता है। जो जिस मूल्य पर वो खरीदी गई है उसी कॉस्ट पे दिखाया जाता है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पर दिखाया जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि ये सोच के ली जाती हैं ये फिक्स्ड एसेट कि इन्हें व्यवसाय में प्रयोग के लिए खरीदा गया है, बिजनेस में यूज के लिए खरीदा गया है, ना कि इन्हें रीसेल के लिए परचेज किया गया है। इसी कॉन्सेप्ट के कारण ही इन फिक्स्ड एसेट पे क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, मूल्य ह्रास लगाया जाता है। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब फिक्स्ड एसेट कोई परचेज की जाती है तो उसको उस साल का खर्चा नहीं माना जाता जिस साल उसे परचेज किया गया है, जबकि उसकी एक अज्यूम की जाती है कि ये मशीनरी इतने सालों तक चलेगी। फिर उस अज्यूम लाइफ में उसको उस खर्चे को डिवाइड किया जाता है। जैसे कोई मशीनरी 10 लाख की खरीदी गई है और ये माना जाता है कि ये मशीनरी कितने साल तक काम में आएगी, 10 साल तक काम में आएगी, तो हर साल 1-1 लाख रुपए का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते समय ये 1-1 लाख रुपए क्या किए जाएंगे, मशीनरी का खर्चा माना जाएगा, ना कि जिस साल 10 लाख की मशीनरी खरीदी गई है उस साल का खर्चा माना जाएगा। ठीक है ना, उस साल का नहीं मानकर जितने साल वो मशीनरी की लाइफ है उतने साल उस लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते समय ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के कारण ही जो बाह्य पक्षकार होते हैं, आउटसाइड पार्टीज होती हैं, वो बिजनेस के साथ क्या करती हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। दीर्घकालीन अनुबंध क्या सोच के करती हैं कि ये बिजनेस तो हमेशा आगे निरंतर चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म लोन्स देती हैं, दीर्घकालीन ऋण देती हैं व्यवसाय को, और व्यवसाय बिजनेस के क्या शेयर्स एंड डिबेंचर भी इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए खरीदे जाते हैं। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के कारण ही प्रीपेड एक्सपेंडिचर है। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है, हालांकि उनका कोई वसूली मूल्य नहीं होता, उनका कोई रियलाइजेशन वैल्यू नहीं होती, फिर भी इन्हें कहाँ दिखाया जाता है, बिजनेस की बैलेंस शीट के असेट साइड में एक संपत्ति मानकर दिखाया जाता है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो आगे आने वाले टाइम के लिए पहले से ही कर दिए गए हैं। जैसे बिजनेस ने आगे आने वाले 5 सालों के लिए बिल्डिंग का क्या कर दिया, रेंट पे कर दिया, तो ये क्या माना जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं उनका लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स में डिवीजन किया जाता है, विभाजन किया जाता है, और लाइबिलिटीज का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में उन्हें इसमें डिवाइड किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के बिना अगर ऐसा कोई विभाजन किया जाता है तो वो क्या होगा, सही नहीं माना जाएगा। सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यानी इसे हिंदी में कहा जाता है एक रूपता की अवधारणा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिमिलर अकाउंटिंग टेक्निक शुड बी यूज्ड एवरी ईयर, यानी कि हर साल एक जैसी लेखांकन पद्धतियों को प्रयोग करना चाहिए, जिससे इस साल के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का कंपैरिजन पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से किया जा सके, है ना, कंपेरेटिबल हो। और इस कंपैरिजन से क्या होगा, मैनेजमेंट को सही रिजल्ट्स पता चलेंगे, सही परिणाम प्राप्त होंगे। अगर हर साल अलग अलग अकाउंटिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है तो ऐसा कंपैरिजन क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। मतलब हम इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का कंपैरिजन पिछले सालों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से नहीं कर सकते, और सही प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी का पता नहीं चलता है। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के कई मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, मतलब सीधी रेखा इसको बोलते हैं, स्थायी पद्धति, और दूसरा होता है अपलिखित मूल्य पर। जैसे 10 लाख की अगर मशीनरी है तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, हर साल 1 लाख रुपए चार्ज होंगे, है ना, 10 साल इसकी अवधि है तो हर साल क्या होगा, 1 लाख रुपए चार्ज होंगे। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, 10% मान लीजिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो पहले साल 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, दूसरे साल उस मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 लाख,
तो 9 लाख पे 10% 90,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर उसके बाद जो इसकी वैल्यू होगी 8,10,000, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 81,000। तो ये ऐसे ही डेप्रिसिएशन के कई मेथड हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अगर जिस साल अगर एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया जाता है तो आगे आने वाले वर्षों में भी डेप्रिसिएशन का ये सेम मेथड यूज होना चाहिए, अलग अलग मेथड नहीं यूज होना चाहिए। इससे क्या होता है, कंपैरिजन हो जाता है। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के भी कई मेथड हैं, जैसे लीफो मेथड, फीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले जो माल खरीदा जाता है। फीफो में क्या माना जाता है, पहले जो माल खरीदा गया है उसे बेचा गया है। लीफो में क्या माना जाता है कि लास्ट में जो माल खरीदा गया है उसे बेचा गया है। तो अगर लीफो मेथड अप्लाई किया जाता है तो हर साल लीफो मेथड को अप्लाई करना चाहिए। फीफो मेथड अप्लाई किया गया है तो हर साल फीफो को ही अप्लाई करना चाहिए। ऐसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के भी कई मेथड्स हैं, तो हर साल एक ही पद्धति को एक ही को अप्लाई किया जाना चाहिए, अपनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता, मतलब कंसिस्टेंसी अगर तो रिजल्ट्स में एक रूपता लाने के लिए क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए एक ही मेथड का यूज हर साल किया जाना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, अगर अलग अलग लेखांकन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है तो जो रिजल्ट निकलेंगे, जो वो मैनेजमेंट को सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, और इससे क्या होगा, फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यानी एक रूपता की अवधारणा का ये मतलब नहीं है कि जरूरत पड़ने पर इन टेक्निक को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है, अगर जरूरत पड़ने पर इन टेक्निक्स में चेंज नहीं किया जाएगा तो अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, नॉन फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। और जो अकाउंटिंग की नई नई अगर टेक्निक्स का इनोवेशन होता है उनका यूज नहीं किया जा सकता। तो अगर अकाउंटेंट समझता है कि किसी टेक्निक को चेंज करने से बिजनेस का सही प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाया जा सकता है, तो वो पुरानी टेक्निक्स को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन उसे इस चेंज का नेचर और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट में नीचे एक फुट नोट में जरूर दिखाना होगा, ताकि जो इस रिपोर्ट्स को, जो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है उसे सही से स्थिति का पता चल सके। पहले के टाइम में ज्यादातर जैसे 1 जनवरी से बुक्स ओपन की जाती थी और 31 दिसंबर को ही बुक्स क्लोज करके और नेक्स्ट ईयर अकाउंट क्लोज किए जाते थे, नेक्स्ट ईयर नई बुक्स खोली जाती थी। लेकिन अब समय की मांग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर को अब अडॉप्ट किया जा रहा है। 1 अप्रैल को बुक्स खोली जाती हैं और 31 मार्च को अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट है अक्रूअल कॉन्सेप्ट, हिंदी में इसे बोलते हैं उपार्जन की अवधारणा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को अक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि कैश बेसिस पर। ये अक्रूअल बेसिस जो है वो कैश बेसिस की तुलना में बिजनेस की एक्टिविटीज की सही सूचना, सही इंफॉर्मेशन देता है। यह कॉन्सेप्ट दोनों पर अप्लाई होता है, रेवेन्यू पर भी और एक्सपेंडिचर पर भी, यानी कि आगम और व्यय दोनों पर ही यह अवधारणा लागू होती है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जब माल का विक्रय कर दिया जाता है यानी सेल्स कर दी जाती है या सर्विस रेंडर की जाती है, उसी डेट को ही रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग की जाएगी, चाहे उसके बदले कैश रिसीव हुआ हो या नहीं रिसीव हुआ। और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्डिंग कब की जाएगी, एक्सपेंडिचर को तभी रिकॉर्ड कर दिया जाएगा जब व्हेन दे हेल्प टू रिसीव रेवेन्यू, यानी जिस अवधि में वो रेवेन्यू को रिसीव करने में सहायक हुए हैं उसी अवधि में और व्ययों का क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। इसे मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी अवधि की लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए उस पीरियड से रिलेटेड सारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे कैश का पेमेंट किया गया हो या कैश रिसीव की गई हो या नहीं की गई हो। इन तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट का सिग्निफिकेंस क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्हें दिखाया जाना जरूरी नहीं है कि हमने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है या इसको नहीं अपनाया है। ये मान लिया जाता है
कि अकाउंटिंग करते वक्त या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को क्या कर दिया गया है, अप्लाई कर दिया गया है। ये मान लिया जाता है, अंडरस्टूड है ये बात। हाँ, लेकिन अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट में से किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं अप्लाई किया जा रहा है तो उसको जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमने इस कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग के वक्त अप्लाई नहीं किया है। अच्छा, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ अदर कॉन्सेप्ट भी हैं जिन्हें अन्य अवधारणाएं कहा जाता है। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस क्या है, व्यवसाय जो है वो एक स्वतंत्र इकाई है, सेपरेट यूनिट है। किससे, इसका अपने मालिकों यानी ओनर, लेनदारों यानी क्रेडिटर और मैनेजर्स यानी प्रबंधकों से अलग ही अस्तित्व होता है। अच्छा, अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे, अकाउंटिंग की जाएगी, लेखांकन किया जाएगा, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के कारण ही जो कैपिटल है यानी व्यवसाय के स्वामी ने जो धन लगाया है उसे क्या माना जाता है, बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी माना जाता है। और जो बिजनेसमैन द्वारा अपने बिजनेस से कोई पर्सनल खर्चे किए जाते हैं या कुछ रकम ले ली जाती है तो उसे क्या माना जाता है, ड्राइंग माना जाता है, और उससे क्या हो जाता है, कैपिटल में कमी मानी जाती है। मान लीजिए राम ने 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो ये 10 लाख रुपए बिजनेस के लिए क्या मानी जाएगी, लायबिलिटी। अब इसने 1 लाख रुपए अपने पर्सनल खर्चों के लिए दे दिए, अमाउंट ले ली या कोई सामान निकाल लिया, तो ये क्या माना जाएगा, ड्राइंग माना जाएगा, और इस अमाउंट से उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अब उसकी कैपिटल कितनी मानी जाएगी, 9 लाख रुपए मानी जाएगी। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के कारण ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जाता है, व्यवसाय के लिए खर्चा माना जाता है। लेकिन इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ जोड़ के दिखाया जाता है, कैपिटल में जोड़ के दिखाया जाता है। मतलब बिजनेस के लिए तो ये एक खर्चा है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए क्या है, ये एक इनकम है। अच्छा, अगर बिजनेसमैन की कोई और बिजनेसेस चल रहे हैं तो सबकी बुक्स क्या की जाएगी, अलग अलग मेंटेन की जाएगी, उन सबका एक ही बुक्स नहीं रखी जाएंगी, उनका अलग बुक्स में रिकॉर्डिंग की जाएगी। जैसे मान लीजिए अंबानी जी के रिलायंस ट्रेंड भी है, रिलायंस फ्रेश है, और उनके कई सारे बिजनेस चलते हैं, तो इन सभी बिजनेस के लिए क्या किया जाएगा, अलग अलग बुक्स की खोली जाएगी और अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के कारण ही बिजनेसमैन के जो पर्सनल मकान है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है या कार है या उसके पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, उनको बिजनेस के बुक्स में कभी भी शो नहीं किया जाता, उनकी अलग ही दिखाया जाता है, इनके साथ नहीं दिखाया जाता। ठीक है। अच्छा, ये मैं एग्जाम्पल आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस कॉन्सेप्ट के कारण कैपिटल को व्यवसाय के लिए क्या माना जाता है, दायित्व माना जाता है, किस कॉन्सेप्ट के कारण इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक खर्चा है। तो ये सब क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को 2 एग्जाम्पल से समझाइए, तो आप इसको साथ साथ समझते जाएं और पीछे जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए आंसर उन्हें भी सॉल्व करते हैं। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि मुद्रा माप की अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मनी इज ओनली क्राइटेरिया फॉर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि उन्हीं ट्रांजेक्शन को बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा जिन्हें कि मनी में मेजर किया जा सकता हो। अगर किन्हीं ट्रांजेक्शन को, किन्हीं घटनाओं को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता तो वो चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, उनकी रिकॉर्डिंग बुक्स में नहीं की जाएगी। जैसे अगर एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी है या कोई बिजनेस में से कोई अच्छा मैनेजर या कोई वो छोड़ के चला गया है तो बिजनेस को बहुत लॉस हो रहा है। कहने में आएगा कि बहुत लॉस हो गया, स्ट्राइक हो गई, बिजनेस को तो बहुत लॉस हो गया, लेकिन कितना लॉस हुआ इसको मेजर नहीं किया जा सकता। मैनेजर के छोड़ जाने से कितना लॉस हुआ इसको भी मेजर नहीं किया जा सकता। तो इन चीजों की रिकॉर्डिंग क्या है, बुक्स में नहीं की जाएगी। ठीक है, तो उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको मनी में पहचाना जा सकता हो, मनी में मेजर किया जा सकता हो। अच्छा, इसको एक एग्जांपल ऐसे भी देख लेते हैं
कि जो बिजनेस में अलग अलग चीजें होती हैं उनको भी पहले किस में एक्सप्रेस किया जाएगा, मनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। जैसे मान लीजिए हम एक बिजनेस है उसमें ये बोल रहे हैं कि 50,000 का कैश है, 5,000 kg 5,000 kg रॉ मटेरियल है, 1,000 kg फिनिश स्टॉक है, 5 मशीनें पड़ी हैं, 100 कुर्सियां पड़ी हैं, 20 पंखे हैं। अब बताइए कि बिजनेस की टोटल वैल्यूएशन कितनी है, ये आपके सामने कुछ डेटा है। अब कहा जा रहा है कि बिजनेस की टोटल वैल्यूएशन करके बताइए कितने की है, तो हम इसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मनी, पहले जो चीजें मनी में मेजर की जा सकती हैं उनका क्या करेंगे, वैल्यूएशन मनी में करेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि कैश 50,000 का है, रॉ मटेरियल कितने का है, उसकी वैल्यू, सबकी वैल्यूएशन करके और उनकी मनी में वैल्यू लिखेंगे। रॉ मटेरियल कितने का है, 2,50,000 का है, फिनिश्ड स्टॉक कितने का है, 5 लाख का है, मशीनें 20 लाख की हैं, चेयर्स 80,000 की है, फैंस कितने के हैं, 20,000 के है, तो बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी हो गई, 29,00,000 हो गई है। ये सब हमने मनी में मेजर करके इनकी वैल्यूएशन निकाल दी, तो बिजनेस की वैल्यूएशन भी आसानी से की जा सकती है। तो हर चीज के लिए क्या है, मनी ही ऐसा क्राइटेरिया है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग द मनी इज ओनली क्राइटेरिया ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अदर कॉन्सेप्ट में थर्ड कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसे हिंदी में बोला जाता है लेखा अवधि की अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय जब शुरू किया जाता है तो ये मानकर शुरू किया जाता है कि ये निरंतर चलता रहेगा। अनिश्चित काल के लिए, एक लंबे समय के लिए व्यवसाय की स्थापना की जाती है, बिजनेस शुरू किया जाता है, और उसकी जो रिजल्ट है, जो भी ये देखा जाए कि कब बिजनेस में लाभ हुआ या हानि हुई, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये इस ठीक ठीक रिजल्ट कब पता चलेगा, जब उस बिजनेस को बंद कर दिया जाए। कोई भी बिजनेस बंद होने के बाद पता चलता है कि ये बिजनेस हमारे लिए यूजफुल था या नहीं था, लाभप्रद था या इससे कोई लॉस हुआ है। लेकिन उसके बाद अगर जो रिजल्ट आते हैं, कोई बिजनेस बंद होने के बाद अगर रिजल्ट आते हैं, तो ऐसे रिजल्ट ओनर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, मैनेजर के लिए और क्रेडिटर्स के लिए क्या होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि उसके बाद व्यवसाय बंद होने के बाद कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता, कुछ भी कदम नहीं उठाए जा सकते। तो इस कमी को दूर करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का इनोवेशन हुआ था। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिजल्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद फाइनेंशियल रिजल्ट जानने चाहिए। मतलब बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन का पता एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद करना चाहिए। ये पर्टिकुलर पीरियड जनरली क्या होता है, 12 मंथ का, यानी कि 1 साल का होता है। एक साल की अवधि को क्या माना जाता है, जनरली अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है। पहले तो ये अकाउंटिंग पीरियड कैलेंडर ईयर भी होता था, और कई बार दिवाली खाते बंद करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन अब जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पीरियड क्या माना जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च माना जाएगा। तो जैसे अभी 2022 और 23 ईयर है, उसके 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 23 तक क्या माना जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड माना जाएगा। मतलब 1 अप्रैल को नए खाते खोले जाएंगे और 31 मार्च 23 को क्या किया जाएगा, अकाउंट क्लोज करके उस बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन किया जाएगा। अच्छा, लेकिन जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनके हर 3 महीने बाद उनके रिजल्ट्स को क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज में कई लोगों का इंटरेस्ट होता है, कंपनीज में कई लोग शेयर्स एंड डिबेंचर्स के तौर पे अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अदर कॉन्सेप्ट में थर्ड कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसे बोला जाता है लेखा अवधि की अवधारणा। कोई भी बिजनेस जब शुरू किया जाता है तो ये मान के शुरू किया जाता है कि ये बिजनेस निरंतर चलता रहेगा, अनिश्चितकालीन अवधि के लिए बिजनेस को शुरू किया गया है, और किसी भी बिजनेस के सही रिजल्ट, सही लाभ आने कब पता चलते हैं, जब उस बिजनेस को बंद कर दिया जाए। लेकिन बंद होने के बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है तो वो किस काम का है,
ऐसा रिजल्ट बिजनेस के इन्वेस्टर्स, ओनर, मैनेजर्स और क्रेडिटर्स के लिए किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि उसके बाद क्या कदम उठाए जाएं, क्या किया जा सकता है। एक बिजनेस बंद होने के बाद अगर रिजल्ट पता चलते हैं कि बिजनेस फायदे में था या घाटे में था, तो भी क्या किया जा सकता है, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो गया। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 12 मंथ की अवधि को, 12 महीने की जो पीरियड है उसको क्या माना गया, अकाउंटिंग पीरियड माना गया। और इस 12 महीने यानी 1 साल के बाद क्या किया जाता है, अब हर बिजनेस की अब प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन किया जाता है। हर 12 महीने बाद रिजल्ट एनालिसिस किए जाते हैं कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी को चेक किया जाता है कितने टाइम पीरियड बाद, जनरली 1 साल के बाद चेक किया जाता है। अच्छा, पहले तो ये अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कैलेंडर ईयर या दिवाली से दिवाली ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता था, ये भी अप्लाई किया जाता था। लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हर बिजनेस को अपना अकाउंटिंग पीरियड क्या मानना पड़ेगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मानना पड़ेगा। मतलब पिछले साल का 1 अप्रैल से लेकर आने वाले साल के 31 मार्च तक अकाउंटिंग पीरियड मानना पड़ेगा। जैसे ईयर 2022 और 23 का जो असेसमेंट होगा उसके लिए पीरियड क्या माना जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक क्या माना जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड माना जाएगा। इसके अलावा जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सूचीबद्ध है, उनको हर 3 महीने बाद अपने क्या करने पड़ेंगे, रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनीज में कई लोगों का पैसा किसके रूप में लगा हुआ होता है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के रूप में इन्वेस्ट किया हुआ होता है। इस तरह एक स्टूडेंट के लिए एकेडमिक सेशन की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे नया सेशन शुरू होता है, नई बुक्स ली जाती हैं, नई कॉपीज खोली जाती हैं, फिर उस सेशन में क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, हाफली एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं। फाइनल एग्जाम होने के बाद क्या होते हैं, रिपोर्ट कार्ड तैयार होते हैं और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर एनालिसिस किया जाता है कि अब आगे और अच्छी ग्रेड लेने के लिए और अधिक मेहनत करनी है। इसी तरह बिजनेस में भी अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है। क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, हाफली रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, फाइनल रिपोर्ट्स तैयार होते हैं, फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं और उन अकाउंट्स के एनालिसिस के बाद बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी को चेक किया जाता है और अगले साल किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, किस तरह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को और साउंड किए जाए, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसे हिंदी में कहा जाता है लागत या ऐतिहासिक लागत की अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस। बिजनेस में जो भी एसेट्स परचेज की जाती हैं उनको किस पे रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी ओरिजिनल परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। उनकी मूल लागत पर उनका लेखांकन किया जाता है, ना कि बाजार मूल्य पे किया जाता है। ठीक है, और क्योंकि कॉस्ट का रिलेशन किससे होता है, इसको पास्ट से होता है, भूतकाल से संबंध होता है कॉस्ट से, कॉस्ट का, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए 2015 में 2015 में एक बिल्डिंग परचेज की गई, कितने की, 20 लाख की, 20 लाख का भवन खरीदा गया। अब इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 60 लाख यानी 60 लाख रुपीज है, लेकिन बुक्स में इसे कितने में दिखाया जाएगा, 20 लाख पे ही दिखाया जाएगा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में कुछ एग्जम्पशंस भी हैं, जैसे जो ऐसी कुछ संपत्तियां होती हैं जिनको जितना यूज किया जाए उनकी क्या होती है, कॉस्ट में कमी होती जाती है। ऐसी कौन सी एसेट्स होती है, मशीनरी है और इस तरह की ऐसी एसेट्स होती है जिनको बिजनेस में जितना यूज में लाया जाता है उनकी वैल्यू में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। तो ऐसी एसेट्स में क्या लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू होती है उस वैल्यू पे उन्हें बुक्स में दिखाया जाता है। अच्छा, कई बार इन्वेस्टमेंट और स्टॉक को किस पे दिखाया जाता है, उनकी मार्केट प्राइस पे दिखाया जाता है।
अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के पीछे कई लॉजिक दिए जाते हैं, जैसे फर्स्ट जिसमें है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि प्रूफ होता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी एसेट्स का मूल्य जानने के लिए प्रूफ देना पड़े, उसकी सत्यता की जांच करनी हो, तो क्या होता है, इसके पीछे वैलिड प्रूफ होता है। क्योंकि जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पर एसेट परचेज की गई है, उसका कोई ना कोई वाउचर बिल होता है, तो उसकी क्या की जा सकती है, वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है। अच्छा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी ये कॉन्सेप्ट सही होता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये माना जाता है कि बिजनेस में जो एसेट्स परचेज की जाती हैं वो रीसेल के लिए नहीं परचेज की जाती, बल्कि क्यों परचेज की जाती हैं, बिजनेस में लगातार यूज करने के लिए परचेज की जाती हैं। इसलिए ये माना जाता है कि बाजार मूल्य का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। किसी भी एसेट की सही सही मार्केट प्राइस पता लगाना भी कुछ डिफिकल्ट सा होता है, क्योंकि कई विशेषज्ञों द्वारा, हर विशेषज्ञ द्वारा अलग अलग मार्केट प्राइस लगाई जाती है, और मार्केट प्राइस क्योंकि चेंजेबल होती है, इसलिए भी सही मार्केट प्राइस को डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए एसेट्स का रिकॉर्डिंग हमेशा किस पे किया जाता है, ओरिजिनल परचेज प्राइस पर ही उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट की कुछ कमियां भी हैं, जैसे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो असेट्स बाहर से परचेज नहीं की गई लेकिन उसकी वैल्यू, बिजनेस में उसकी वैल्यू है, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जैसे गुडविल है, गुडविल को बाहर से नहीं खरीदा गया लेकिन उसकी बिजनेस में उसकी वैल्यू है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, अदर कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है द्विपहलू की अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, हर व्यवसायिक लेन देन के दो पहलू होते हैं, और एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स, हर ट्रांजेक्शन जो है, हर व्यवसायिक लेन देन कम से कम दो खातों को प्रभावित करेगा। एक खाते को डेबिट किया जाएगा और एक दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाएगा, है ना। वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिट। अब अकाउंट क्या होता है, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अकाउंट इज अ प्लेस वेयर सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। अकाउंट वो जगह है जहां एक ही प्रकार के व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें जोड़ा जाता है और उन्हें घटाया जाता है। अकाउंट के लेफ्ट साइड को डेबिट बोला जाता है और राइट साइड को क्रेडिट बोला जाता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका, उससे एक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। इसी प्रिंसिपल के कारण ही अकाउंटिंग मेथड को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग मेथड इज कॉल्ड डबल एंट्री मेथड, यानी लेखांकन की पद्धति को क्या बोला जाता है, दोहरा लेखा पद्धति बोला जाता है। डबल एंट्री मेथड मतलब हर ट्रांजैक्शन को दो जगह का एंटर किया जाएगा। अच्छा, इसी प्रिंसिपल के कारण ही बैलेंस शीट का, जो बैलेंस शीट के दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर होते हैं। total of both sides of balance sheet is equal according to this aspect, this principle, ठीक है ना। अच्छा, अकाउंटिंग की इसी प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट के कारण ही अकाउंटिंग इक्वेशन बना है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि किसी भी बिजनेस की जो टोटल एसेट्स हैं वो उस बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होंगी, ठीक है। तो जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उस ट्रांजेक्शन के कारण जिस साइड, किसी साइड जितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उसी ट्रांजैक्शन से दूसरे साइड भी उतना ही डिक्रीज और इंक्रीज होगा। मान लीजिए किसी ट्रांजैक्शन से इन एसेट्स में 5 लाख का इंक्रीज होता है, तो उसी ट्रांजैक्शन से दूसरी साइड लाइबिलिटीज या कैपिटल में, दोनों में से किसी में एक में 5 लाख का इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन को इक्वल रखने के लिए, बराबर करने के लिए, हर ट्रांजेक्शन को कम से कम दो जगह, दो अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ड्यूअल एस्पेक्ट को ज्यादा डिटेल में तो आगे जब डबल एंट्री सिस्टम और आगे हम रिकॉर्डिंग करना
देखेंगे, सीखेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मान लीजिए एक्स है, उसने एक बिजनेस शुरू किया है, वो 20 लाख रुपए का कैश लेके आया और 5 लाख रुपए का उसने क्या लिया है, बैंक लोन लिया है। और इस 25 लाख से उसने क्या खरीदी, कुछ एसेट्स खरीदी, मशीनरी वगैरह और अदर एसेट्स खरीद के उसने बिजनेस शुरू किया। तो बैलेंस शीट दिखाएंगे। बिजनेस की बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड क्या होता है, लाइबिलिटीज, और राइट साइड क्या होता है, असेट्स होती हैं। तो उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज में कैपिटल कितने की है, 20 लाख की कैपिटल है, और बैंक लोन भी क्योंकि उसकी लाइबिलिटी है तो 5 लाख रुपए बैंक लोन हो जाएगा। टोटल उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, 25 लाख की, 25 लाख की लाइबिलिटी है। और टोटल एसेट्स कितने की है, 25 लाख की उसकी एसेट्स है, 25 लाख की एसेट्स है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल जो है हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है कि लाइबिलिटीज साइड, बैलेंस शीट के जो दोनों साइड्स हैं उनका टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट, इसका इफेक्ट भी इस तरह से होना चाहिए कि फिर से दोनों पक्ष जो है, दोनों साइड बराबर हो जाए। अब मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, एक्स में क्या करता है, 5 लाख का माल उधार खरीदता है, 5 लाख का उसने क्रेडिट पे माल खरीदा। तो माल के रूप में उसका क्या बढ़ गया, स्टॉक एसेट बढ़ गई, 5 लाख रुपए से उसकी एसेट बढ़ गई। और क्रेडिट क्योंकि उसने उधार खरीदा है तो उधार उसको आगे पे करना पड़ेगा, तो उसकी लाइबिलिटीज भी क्या हो गई, 5 लाख से इंक्रीज हो गई, उसके क्रेडिटर बढ़ गए। तो लाइबिलिटीज साइड तो क्रेडिटर दिखाई जाएंगे 5 लाख के, और असेट साइड 5 लाख का स्टॉक दिखाया जाएगा। तो अब असेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल क्या क्या हो गया, इधर भी 30 लाख हो गए, 30 लाख असेट साइड, और लाइबिलिटीज साइड भी कितने हो गए, 30 लाख हो गए। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका अल्टीमेटली इफेक्ट असेट्स एंड लाइबिलिटीज पर इक्वल पड़ना चाहिए। ये कहता है ड्यूअल एस्पेक्ट, और ये कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, यानी कि आगम निर्धारण की अवधारणा। ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस को जो उसकी रेगुलर एक्टिविटीज हैं, दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, उससे जो इनकम रिसीव होती है वो क्या कहलाती है, रेवेन्यू कहलाती है। जैसे किराने का बिजनेस है तो किराना बेचने से जो इनकम रिसीव होगी वो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगी। अगर हम कुरियर का बिजनेस है तो कुरियर सर्विस देने से जो इनकम रिसीव होगी वो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगी। इसके अतिरिक्त रेगुलर बेस पे अगर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा भी बिजनेस को रिसीव होता है तो ये भी क्या कहलाती है, बिजनेस की रेवेन्यू कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट डिसाइड करता है कि रेवेन्यू को कब प्राप्त हुआ माना जाएगा, कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी, जब माल बेचा गया हो, माल का ट्रांसफर किया गया हो, या जिस जिस डेट को सर्विस दी गई हो। इस कॉन्सेप्ट से ये डिसाइड किया जाता है कि रेवेन्यू को कब प्राप्त हुआ माना जाता है, और रेवेन्यू किस पीरियड से रिलेटेड है, किस अवधि से संबंधित है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आगम की प्राप्ति उस समय मानी जाएगी, रेवेन्यू रिसीव उस समय मानी जाएगी जब गुड्स का ट्रांसफर, माल का हस्तांतरण किया गया हो, जब गुड्स की सेल की गई हो, है ना, माल को ट्रांसफर किया गया हो। तो उस डेट को जो परचेजर है वो लीगली उस अमाउंट को पे करने के लिए क्या हो जाता है, लायबल हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है। किस डेट को, जिस डेट को माल का ट्रांसफर, उसे माल सौंपा गया, ठीक है ना। अच्छा, चाहे उसके बदले उसने कैश उस टाइम दी हो, कैश रिसीव हुई हो बिजनेस को या नहीं हुई हो, लेकिन जैसे ही माल दे दिया जाता है वैसे ही क्या मान लिया जाता है, आगम रिसीव मान ली जाती है। अच्छा, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे बिजनेस को एक ऑर्डर मिला है, माल बेचने का ऑर्डर मिला है, कौन सी डेट को, 1 जनवरी 2023 को माल का ऑर्डर मिला है, और सेल यानी कि माल का ट्रांसफर कर दिया गया 20 जनवरी 2023 को माल को ट्रांसफर कर दिया गया। और इसका पेमेंट बिजनेस को कब रिसीव हुआ, 1 अप्रैल 23 को रिसीव हुआ।
अब हमारा फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है? 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अब ये देखा जाएगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो रेवेन्यू है वो इस पीरियड से रिलेटेड है या नहीं है। तो हम कौन सी तारीख देखेंगे? जिस तारीख को माल का ट्रांसफर किया गया है, यानी सेल की गई है, जब परचेजर को वो माल सौंपा गया है, ये तारीख इसके इस अवधि के बीच में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है ना। ऑर्डर मिला है 1 जनवरी 23 को, तब भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं मानी जाएगी। और जिस तारीख को ट्रांसफर किया गया, माल बेचा गया, तो 20 जनवरी 23 इस 20 जनवरी 23 इस अकाउंटिंग पीरियड के बीच में पड़ रही है, इसलिए ये जो आगम है ये रेवेन्यू किस वर्ष के किस अवधि की मानी जाएगी? इसी अवधि की मानी जाएगी। चाहे जो कैश है इसका कब मिल रहा है? इस अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने के बाद मिल रहा है ना। कैश हमें कब रिसीव हो रही है? 1 अप्रैल 23 को रिसीव हो रही है, लेकिन वो रेवेन्यू प्राप्ति की डेट नहीं मानी जाएगी। रेवेन्यू कब डिसाइड हो गई? जब माल का ट्रांसफर कर दिया गया, बेच दिया गया। तो ये वाली डेट इसके बीच में पड़ रही है, तो इसे क्या माना जाएगा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के अनुसार इसी डेट, इसी अवधि से रिलेटेड ये रेवेन्यू मानी जाएगी। यानी इस रेवेन्यू को 2022 एंड 23 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड के दौरान की क्या मानी जाएगी? आय मानी जाएगी। यही बात जो है सर्विस रेंडर पे भी लागू होती है कि जिस डेट को सर्विस दे दी गई ना, तो जिस डेट को सर्विस प्रदान की गई, चाहे उसके बदले कैश मिला या नहीं मिला, तो उसी अकाउंटिंग पीरियड की वो रेवेन्यू मानी जाएगी। बिजनेस में जो अदर इनकम्स होती हैं सेल और सर्विस रेंडर के अलावा, जैसे कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, उनमें आगम की प्राप्ति रेवेन्यू रिकॉग्निशन किस बेस पे होता है? टाइम के बेस पे होता है। समय के आधार पर, अवधि के आधार पर आगम की प्राप्ति मानी जाती है। कैसे? उसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बिजनेस ने 2 मकान, 2 बिल्डिंग, 2 प्रेमिसेस किराए पे दे रखे हैं ना। बिजनेस चल रहा है एक्स का, उसने 2 प्रेमिसेस किराए पे दे रखे। एक का किराया तो आता है 20,000 रुपए पर मंथ, और दूसरे का किराया आता है 10,000 रुपए पर मंथ। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 23 तक 12 महीने का किराया कितना हो जाता है? फर्स्ट बिल्डिंग का 2,40,000। अच्छा, अब इस किराएदार जो ये मकान दिया गया है किराए पे, उसने अपना मार्च 23 का रेंट जो है वो इस साल नहीं दिया। कब दिया? अप्रैल 23 में दिया है ना। 1 महीने का रेंट उसने पे नहीं किया। कब दिया? अगले साल दिया है। तो कितना रेंट मिला है इस साल? 2,20,000 रुपए रेंट मिला है। लेकिन इस साल की रेवेन्यू कितनी मानी जाएगी? 2,40,000 रुपए ही मानी जाएगी, क्योंकि ड्यू तो हो गया, ड्यू तो 12 महीने का हो गया। लेकिन ये जो किराया मिला है वो कब मिला? मिला अप्रैल में है, लेकिन है कौन सी अवधि से रिलेटेड है? मार्च से रिलेटेड है, इसलिए इस रेवेन्यू कितनी मानी जाएगी? 2,40,000 ही मानी जाएगी इस मकान की। अच्छा, दूसरे मकान पे आ जाइए। दूसरा प्रेमिसेस मान लीजिए इसने 10,000 रुपए पर मंथ किराए पे दे रखा है। अच्छा, इसकी टोटल पूरे साल की रेवेन्यू कितनी हो जाती है? 1,20,000 रुपए हो जाती है। अब इसने क्या किया? इसमें जो किराएदार बैठा था उसने 1 महीने का एडवांस, यानी अप्रैल का किराया उसने कब दे दिया? मार्च में ही दे दिया। तो कितनी अमाउंट रिसीव हो गई? 1,30,000, 1,30,000 रुपये अमाउंट रिसीव हो गई। लेकिन इस साल का किराया कितना माना जाएगा? इस साल की इनकम कितनी मानी जाएगी? ओनली 1,20,000 रुपीज मानी जाएगी। 10,000 रुपए का किराया कब, कौन सी साल में जोड़ा जाएगा? कौन सी साल की इनकम में जोड़ा जाएगा? अगले साल की इनकम में, है ना। अप्रैल 23 का जो किराया इस साल मार्च में एडवांस मिल गया है, उसको इस साल की इनकम में, इस साल की रेवेन्यू में ना जोड़कर कब जोड़ा जाएगा? अगले साल की रेवेन्यू में जोड़ा जाएगा। यानी इस तरह की जो इनकम्स होती हैं उसमें किस बेस पे माना जाता है? टाइम के बेस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाती है कि ये रेवेन्यू जो है वो किस टाइम से रिलेटेड है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि जिसे बोलते हैं मिलान की अवधारणा। किसी भी बिजनेस के नेट प्रॉफिट को डिसाइड करने के लिए, नेट प्रॉफिट की गणना के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग
नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, नेट प्रॉफिट को डिसाइड करने के लिए जिस अवधि की रेवेन्यू को लिया जाता है उसी अवधि, उसी पीरियड्स के एक्सपेंडिचर को भी कंसीडर किया जाता है। कहने का मतलब है कि रेवेन्यू और कॉस्ट को यानी एक्सपेंडिचर को मैच करने के लिए पहले तो क्या की जाती है, उस अवधि की आगम यानी रेवेन्यू डिसाइड की जाती है, और फिर उस रेवेन्यू को रिसीव करने में जो कॉस्ट खर्च हुई है, जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुए हैं, उन्हें डिसाइड किया जाता है, उन्हें कंसीडर किया जाता है। अच्छा, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैच करते टाइम जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उनको भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट तो क्या है, व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन रिलेटेड एक्सपेंडिचर शुड बी रिटन आल्सो। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाता है तो उससे संबंधित एक्सपेंडिचर को भी उसमें लिखा जाना चाहिए, वेदर एक्सपेंडिचर इज पेड और नॉट, चाहे उन व्ययों का भुगतान कैश में किया गया हो या नहीं किया गया हो, लेकिन उस रेवेन्यू से अगर रिलेटेड है, उस रेवेन्यू की प्राप्ति में सहायक हुए हैं, तो उन्हें भी उस P&L अकाउंट में लिखा जाएगा। अच्छा, इसी इसी कॉन्सेप्ट के कारण ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स को क्या किया जाता है, उस साल का खर्चा माना जाता है, चाहे उसका नकद भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो। सेकेंड चीज क्या है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर आर नॉट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रीपेड एक्सपेंडिचर है मतलब अग्रिम उनका भुगतान कर दिया गया है खर्चों का, अगले साल के खर्चों का पेमेंट क्या कर दिया गया है, इस साल कर दिया गया है, तो उसे उस साल का व्यय नहीं माना जाएगा, एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि कहाँ लिखा जाएगा, एसेट साइड लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, बिकॉज बेनिफिट इज रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। इन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें कब मिल रहा है, इस साल नहीं मिल रहा, अगले साल मिलेगा, तो इसलिए उसको इस साल का, जिस साल चुकाए गए हैं उस साल का खर्चा नहीं माना जाएगा, बल्कि अगले साल का खर्चा माना जाएगा। थर्ड चीज क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक और अनसोल्ड गुड इज टेकन नेक्स्ट ईयर बिकॉज दैट गुड्स इज सोल्ड इन नेक्स्ट ईयर। जो भी साल के आखिर में बिना बिका हुआ माल रह जाता है, क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है, उसे और उसकी लागत को कहाँ ले जाएगा, अगले साल ले जाया जाएगा। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या माना जाएगा, ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो कब बेचा जाएगा, अगले साल बेचा जाएगा। अच्छा, फोर्थ चीज क्या है कि अक्रूड इनकम इज एडेड एंड अनअर्न्ड इनकम शुड बी डिडक्टेड। अक्रूड इनकम मतलब जो इनकम अर्न तो कर ली गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, उसे क्या माना जाएगा, उस साल की इनकम मानी जाएगी उस अवधि की। और अनअर्न्ड इनकम जो अर्न नहीं की गई लेकिन एडवांस में ही जो आय प्राप्त हो गई है, इनकम प्राप्त हो गई है, उसे क्या कर किया जाएगा, रेवेन्यू में से घटाया जाएगा। मतलब अक्रूड इनकम को तो रेवेन्यू में ऐड किया जाएगा और अनअर्न्ड इनकम को रेवेन्यू में से लेस किया जाएगा। ये सब इसी मैचिंग कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है निरपेक्षता की अवधारणा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग शुड बी ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग जो है व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन कैसे होना चाहिए, निरपेक्षता के आधार पर होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, मतलब विदाउट एनी फेवर ऑफ अकाउंटेंट और मैनेजमेंट। यानी कि वो व्यवसाय के जो लेखापाल, अकाउंटेंट और मैनेजर होते हैं उनके व्यक्तिगत पक्षपात से बिल्कुल रहित होना चाहिए। अकाउंटिंग जो है इनके पक्षपात से बिल्कुल रहित होनी चाहिए। It is possible when each transaction is verified by document और voucher। ऐसा कब संभव है, निरपेक्षता कब संभव है, जब हर ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या वाउचर होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट या वाउचर क्या हो सकते हैं, कैश मीमो, इनवॉइस, बिल, पे स्लिप एक्सेट्रा, ये क्या कहलाते हैं, वाउचर कहलाते हैं।
अच्छा, जैसे अगर बिजनेस में कोई कैश परचेज की गई हो तो उसे वेरीफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, कैश रिसिप्ट होनी चाहिए। अगर बिजनेस में व्यवसाय में कोई क्रेडिट परचेज की गई है, उधार माल खरीदा गया है, तो उसे वेरीफाई करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए क्या होना चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए, बीजक की कॉपी होनी चाहिए। कहने का मतलब है ईच ट्रांजेक्शन शुड हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हर ट्रांजैक्शन का, हर व्यावसायिक लेन देन को प्रमाणित करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई ना कोई कागजी प्रमाण होना जरूरी है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो अ मेन रीजन टू रिकॉर्ड असेट्स ऑन इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। यही एक कारण, मेन कारण है, मतलब इस ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के कारण ही जो असेट्स हैं, जो संपत्तियां खरीदी जाती है, उन्हें बुक्स में किस पे रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी ओरिजिनल लागत, मूल लागत पर उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज वेरीफाइड बाय वाउचर। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, इसको किसके द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है, वाउचर द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है, नॉट मार्केट प्राइस। इन एसेट्स को मार्केट प्राइस पर, इनके बाजार मूल्य पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों? विच इज डिफर पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। जो हर व्यक्ति के लिए और हर स्थान पर बाजार मूल्य अलग अलग हो सकता है, इसलिए असेट्स को किस पे रिकॉर्ड किया जाता है, इनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी मूल लागत पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको उनके वाउचर से प्रमाणित किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स यानी कि लेखांकन की अवधारणाएं, और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस यानी लेखांकन की परिपाटियां। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम देख चुके हैं, तीन तो बेसिक कॉन्सेप्ट थी और 8 अदर कॉन्सेप्ट थी, वो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, लेखांकन की ऐसी कौन सी परिपाटियां हैं, जो ये परिपाटियां वो कस्टम या प्रैक्टिसेस हैं, यानी वो परंपराएं हैं जो अब भी लेखाकारों द्वारा, अकाउंटेंट द्वारा, जिनको सर्वसम्मति से मान लिया गया है, सर्वमान्य है। मतलब पहले से ऐसी कौन सी परंपराएं अकाउंटिंग की चली आ रही हैं जिनको आज भी अकाउंटिंग द्वारा माना जा रहा है। जैसे परंपराएं कौन सी होती है, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि दिवाली पर दियों की रोशनी की जाएगी। कानून में, कोर्ट में क्या परंपरा है कि गीता पे हाथ रख के बुलवाया जाता है कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। तो उससे गीता पे हाथ रख के कसम खाने के बाद मान लिया जाता है कि ये आदमी जो बोलेगा वो सच ही बोलेगा। और क्या परंपरा है, जैसे कोर्ट जजमेंट सुनाने के बाद कलम तोड़ देता है, ये परंपरा है। इसका मतलब ये माना जाता है कि फाइनल जजमेंट हो गया। इसी तरह अकाउंटिंग की भी कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, परिपाटियां चली आ रही हैं, जिनको सारे अकाउंटेंट्स ने सर्वसम्मति से मान लिया है। कौन कौन सी परंपराएं हैं? फर्स्ट उसमें है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर यानी पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी। सेकंड है कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी यानी कि सारता की परिपाटी। थर्ड है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेशन यानी कि सतर्कता या रूढ़िवादिता की परिपाटी। इन कन्वेंशन को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर यानी पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी क्या कहती है। फर्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, है ना, जिसे हिंदी में बोला जाता है पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी। नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण प्रकटीकरण मतलब पूरी तरह से डिस्क्लोज होनी चाहिए, हर इंफॉर्मेशन फुल्ली डिस्क्लोज होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर, यानी कि व्यवसाय के वित्तीय मामलों से संबंधित हर सूचना पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए ना। इंफॉर्मेशन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यूजर यानी कि ऐसी सूचना जो उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है, जैसे व्यवसाय के स्वामी हैं, लेनदार हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उन्हें पूरी तरह से क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उनकी डिसीजन को चेंज कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, तो ऐसी सूचना जरूर ही देनी चाहिए। यानी कि सूचना इस तरह से प्रकट होनी चाहिए ताकि उस व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी को अच्छी तरह से चेक किया जा सके।
अच्छा, ये जो प्रोविजन है, ये कन्वेंशन है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैनी प्रोविजंस आर डन इन कंपनी एक्ट। कंपनी अधिनियम में तो इससे संबंधित कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। जैसे क्या प्रावधान किया गया है कंपनी अधिनियम में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, वित्तीय विवरण बनेंगे, कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगी, उसका फॉर्मेट तक तय किया गया। और उस फॉर्मेट में किस तरह से आइटम्स दिखाए जाएंगे, किस सीक्वेंस से दिखाए जाएंगे, ये तक तय किया गया है। क्यों? क्योंकि कंपनी में कई लोगों के, पब्लिक का जो पैसा है वो शेयर्स और डिबेंचर्स के तौर पर लगा हुआ होता है। अच्छा, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाए गए हैं, which items are not shown in financial statement should be mentioned in footnote। उनको क्या करना चाहिए, नीचे वित्तीय विवरणों के नीचे एक फुटनोट के तौर पर, फुटनोट क्या होता है, टिप्पणी, टिप्पणी के तौर पर दिखाया जाना चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं दिखाया जाता लेकिन एक नीचे फुटनोट के तौर पे जरूर दिखाया जाता है? उसमें सबसे पहला है कंटेंजेंट लाइबिलिटी, जिसको बोला जाता है संदिग्ध दायित्व। यानी ऐसी लाइबिलिटी जो आगे राइज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, कंटेंजेंट है, जिस पर संदेहास्पद है ना, हो भी सकती है, मे बी और नॉट मे बी, है ना। जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, बिजनेस पर कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, अगर वो जीत जाती है तो पैसा मिलेगा, और बाय चांस हार जाती है तो क्या हो सकता है, पैसा देना भी पड़ सकता है। तो इस चीज को कहाँ मेंशन करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे एक फुटनोट में मेंशन करना चाहिए। दूसरी क्या चीज है, इफ चेंज इन डेप्रिसिएशन और स्टॉक वैल्यूएशन मेथड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि मूल्य ह्रास लगाने की, डेप्रिसिएशन के मेथड में, या स्टॉक के वैल्यूएशन के मेथड में, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो संदिग्ध देनदार हैं उनके लिए जो प्रोविजन, प्रावधान रखा जाता है, इनमें से किसी मेथड में चेंज किया जाता है तो उस चेंज को भी कहाँ दिखाना पड़ेगा, फुटनोट में दिखाना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या दिखानी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट जो है, विनियोग कर रखे हैं बिजनेस द्वारा, जो बाहर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, उनको बुक्स में तो किस में दिखाया जाता है, बुक्स में उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाया जाता है, लेकिन फुटनोट में इसका मार्केट वैल्यू दिखाई जानी चाहिए। अच्छा, इस कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि जो गुप्त चीजें हैं, जो सीक्रेट मैटर्स हैं बिजनेस की, ऐसी गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। जो सीक्रेट चीजें हैं, गुप्त बातें हैं, उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर, लेकिन इंटरेस्टेड यूजर के लिए जो सूचनाएं उनको, जिसमें वो रुचि रखते हैं, ऐसी पर्याप्त सूचनाएं उनको दी जानी चाहिए। पर्याप्त सूचनाएं क्या क्या हो सकती हैं, मेरे हिसाब से पर्याप्त सूचनाएं वो है जो कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी को अच्छे से डिस्क्लोज कर सके। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में नेक्स्ट कन्वेंशन हम देख लेते हैं, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सारता की परिपाटी। ठीक है, ये कन्वेंशन क्या कहता है, ये कन्वेंशन जो है इसको हम थोड़ा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जम्पशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी कि ये जो कन्वेंशन है, ये फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन का क्या है, पूरी तरह से एग्जम्पशन है। पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी जो है, जो हम फर्स्ट देख चुके हैं, उसका क्या है, ये अपवाद है। अच्छा, क्या कहता है ये, सेकंड पॉइंट क्या है, आइटम्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट और मटीरियलिस्टिक और इरिलेवेंट टू यूजर्स शुड नॉट बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे आइटम्स जो क्या है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वहीन है, उनका ज्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, या मटीरियलिस्टिक नहीं है, और मतलब सारपूर्ण नहीं है, ऐसी मदें जो सारपूर्ण नहीं है, और इररिलेवेंट टू यूजर्स, यानी कि जो इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है उसके लिए इररिलेवेंट है, संगत नहीं है, असंगत है, तो उनको कहाँ नहीं दिखाया जाना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाया जाना चाहिए। वित्तीय विवरणों में ऐसी महत्वहीन मदों को नहीं दिखाया जाना चाहिए। दे शुड बी अवॉइडेड, थर्ड पॉइंट क्या है, दे शुड बी अवॉइडेड और मर्ज्ड इन अदर आइटम्स, इनको क्या करना चाहिए,
या तो अवॉइड करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, मेंशन ही नहीं करना चाहिए, या जो अदर आइटम्स हैं सिमिलर इस तरह की अन्य मदें हैं उनमें क्या कर देना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए, उनमें मिला के दिखाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ओवरबर्डन। नहीं तो क्या हो जाएगा, जो वित्तीय विवरण तैयार हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बोझिल हो जाएंगे, ओवरबर्डन हो जाएंगे, मतलब उन पर अननेसेसरी बर्डन पड़ेगा। अच्छा, कोई भी मद मटेरियलिस्टिक है या नहीं है, मतलब सारपूर्ण है या नहीं है, इसका डिसीजन कैसे होगा। तो इस बारे में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या कहता है कि मटेरियलिस्टिक और नॉट व्हेन इफेक्ट यूजर्स और इन्वेस्टर्स डिसीजन। कोई भी मद सारपूर्ण है या नहीं है, इसका निर्णय कैसे होगा, जब उस मद का ज्ञान जो यूजर है, इंफॉर्मेशन का यूजर या इन्वेस्टर के डिसीजन को अगर इफेक्ट करता है तो वो मद सारपूर्ण है, और नहीं करता है तो वो मद क्या है, सारपूर्ण नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आइटम important for one business or that item should may be unimportant for another। कोई भी आइटम एक बिजनेस के लिए तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन वही आइटम दूसरे बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, अनइम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे टूल किट्स जो है, छोटे औजार है, स्मॉल वर्कशॉप के लिए ऐसा आइटम क्या है, इम्पोर्टेंट है, बुक्स में दिखाया जाना जरूरी है। लेकिन यही आइटम जो है, टूल किट्स जो है, छोटे औजार जो है, अनइम्पोर्टेंट फॉर एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड मतलब एक बड़ी जो इंजीनियरिंग कंपनी है, कहने का मतलब है छोटे बिजनेस के लिए कोई आइटम इम्पोर्टेंट नहीं हो, इम्पोर्टेंट हो सकता है, और वही आइटम बड़े बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। यानी कि जो लेन देन है उसकी प्रकृति को भी ध्यान में रखना चाहिए ये डिसीजन लेते वक्त कि ये आइटम इम्पोर्टेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टॉक के वैल्यूएशन में अगर 500 रुपीज का डिफरेंस आ जाता है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कैश के वैल्यूएशन में 500 का डिफरेंस आ जाता है तो वो इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। कहने का मतलब इस परिपाटी के अनुसार, यानी कि इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, अकाउंटेंट शुड चेक ईच आइटम टू डिसाइड मटेरियलिटी। यानी कि जो फर्म का लेखापाल है, अकाउंटेंट है, उसे क्या करना चाहिए, हर आइटम को चेक करना चाहिए, किस लिए, डिसाइड मटेरियलिटी, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसे डिसाइड करने के लिए हर आइटम को चेक करना चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का लास्ट कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेशन, हिंदी में से बोलते हैं सतर्कता या रूढ़िवादिता की परिपाटी। क्या कहता है ये प्रिंसिपल, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स ऑल फ्यूचर लॉसेस शुड बी प्री मैनेज बट फ्यूचर प्रॉफिट शुड नॉट बी कंसिडर। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार भविष्य में अगर संभावित हानियां हैं, भविष्य की संभावित हानियों के लिए पहले ही क्या कर लेना चाहिए, व्यवस्था कर लेनी चाहिए, लेकिन भविष्य में अगर कोई लाभ होने वाले हो तो उन लाभों को कंसीडर नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स सेफ्टी मेजर्स शुड फॉलो। यानी ये सिद्धांत क्या कहता है कि सतर्कता की परिपाटी को, सतर्कता के सिद्धांत को, सुरक्षा की नीति को अपनाना चाहिए। अच्छा, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग provision should made for contingent liabilities or losses whether amount is known or not। मतलब भविष्य में जो संभावित दायित्व है उनके लिए क्या कर लेना चाहिए, प्रावधान कर लेना चाहिए। जो भी संभावित दायित्व या संभावित हानियां है उनके लिए पहले से ही प्रावधान कर लेना चाहिए, चाहे से इनकी राशि का अनुमान लगाया जा सकता हो या नहीं हो, अमाउंट हमको पता हो या नहीं हो, लेकिन उनके लिए प्रोविजन जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ अल्टरनेटिव मेथड्स आर अवेलेबल फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस लीस्ट फेवरेबल इफेक्ट मेथड शुड फॉलो। यानी कि अगर लेन देन का लेखांकन करने की कई वैकल्पिक पद्धतियां उपलब्ध हो तो जिस पद्धति से लाभों या पूंजी पर कम अनुकूल प्रभाव पड़ता हो उसे अपनाना चाहिए, है ना। लीस्ट फेवरेबल इफेक्ट किस पर पड़ना चाहिए, ऑन द प्रॉफिट और कैपिटल, है ना। प्रॉफिट या कैपिटल पर जिससे कम अनुकूल प्रभाव पड़ रहा हो उस लेखांकन की पद्धति को अपनाना चाहिए।
यानी कि जिस मेथड को अपनाने से प्रॉफिट कम शो हो रहे हो वही मेथड अपनाना चाहिए। ऐसे नहीं किसी मेथड को अपनाने से अननेसेसरी प्रॉफिट बढ़े हुए दिख रहे हो तो ऐसे मेथड को नहीं अपनाना चाहिए। ये कहलाती है सुरक्षा सतर्कता की नीति। अच्छा, इस प्रिंसिपल को, इस कन्वेंशन को यूज करने के कुछ एग्जांपल है, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल तो क्या है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन किस पर होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, है ना। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। दोनों में से जो कम हो उस पर अंतिम स्टॉक का क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, प्रोविजन शुड मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना। बैड डेट्स के लिए जो डूबत ऋण है उनके लिए पहले से ही, है ना, संभावित डूबत ऋण के लिए पहले से ही क्या कर देना चाहिए, प्रावधान बना देना चाहिए। थर्ड क्या है, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, अगर बिजनेस में कोई फर्म में कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी है तो उनको किस पे शो करना चाहिए, उनकी सरेंडर वैल्यू पर शो करना चाहिए, ना कि जितना प्रीमियम उन पे पे किया गया है उसकी वैल्यू पर शो करना चाहिए। किस पर शो करना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनकी सरेंडर वैल्यू पर शो करना चाहिए। फोर्थ क्या है एग्जांपल, कि अगर फर्म के विरुद्ध कोई कोर्ट में केस चल रहा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले से ही प्रोविजन कर लेना चाहिए। चाहे से हो सकता है आगे वो केस जो है फर्म के फेवर में हो, फर्म जीत भी सकती है हार भी सकती है, तो पहले से ही उस कोर्ट केस के लिए क्या कर लेना चाहिए, प्रोविजन कर लेना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस कन्वेंशन के। लेकिन इस कन्वेंशन को बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए, नहीं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, दो परिणाम हो सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज लेस देन एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि व्यवसाय का जो लाभ हानि खाता है वो एक्चुअल प्रॉफिट से, जो वास्तविक लाभ है उससे कम लाभ दिखाता है। और जो स्थिति विवरण है वो क्या दिखाता है, बैलेंस शीट एसेट्स एट लोअर वैल्यू एंड लायबिलिटीज एट हायर वैल्यू। स्थिति विवरण क्या दिखाता है, बैलेंस शीट क्या दिखाता है, संपत्तियों को तो उनसे एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू पे दिखाता है और दायित्वों को क्या करता है, ज्यादा वैल्यू पर दिखाता है। इन सब चीजों से क्या होता है, एक सीक्रेट रिजर्व का निर्माण होने लगता है, गुप्त संचय का निर्माण होने लगता है, जिससे क्या होता है, फुल डिस्क्लोजर का जो प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर की पूर्ण प्रकटीकरण जो की जो परिपाटी है उसका क्या होता है, वो भंग होती है, ब्रीच ऑफ फुल डिस्क्लोजर होने लग जाता है। तो इस कन्वेंशन को बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या मेन डिफरेंस है, यानी कि लेखांकन की अवधारणाएं और लेखांकन की परिपाटियों में क्या अंतर है। तो इसको हम थोड़ा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लीगल पोजीशन, यानी कि इनकी वैधानिक इसका इनका स्वरूप क्या है। तो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक्सेप्टेड बाय लॉ है, यानी कि लेखांकन की अवधारणाओं को कानून द्वारा मान्यता मिली हुई है, कानूनी रूप से इनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, लेखांकन की जो परिपाटियां हैं, ये बेसिकली क्या है, गाइडलाइंस है बेस्ड ऑन यूजेस। गाइडलाइंस कौन सी है, जो कि पुरानी परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित एक सामान्य दिशा निर्देश है। सेकंड पॉइंट क्या है, यूज, कहाँ यूज होता है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जनरली कहाँ यूज होते हैं, एट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि लेखांकन की अवधारणाओं का प्रयोग लेन देनों को रिकॉर्ड करते वक्त इनका यूज किया जाता है। जबकि लेखांकन अकाउंटिंग कन्वेंशन कब यूज होती है, वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो वित्तीय विवरण होते हैं, वित्तीय विवरण कौन से, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त अकाउंटिंग कन्वेंशन को ज्यादा यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंट है। तो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं यानी लेखांकन की अवधारणाएं हैं, दे आर मोर सिग्निफिकेंट देन कन्वेंशन, यानी कि ये अवधारणाएं इन परिपाटियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये वो यूनिफॉर्म रूल्स हैं जो कि यूज्ड इन अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ऐसे सामान्य नियम हैं जो कि लेन देनों के लेखांकन के वक्त कॉन्सेप्ट्स का यूज आवश्यक रूप से किया जाता है।
फोर्थ पॉइंट है रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में पर्सनल जजमेंट का रोल नहीं होता है, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस में पर्सनल जजमेंट का रोल होता है। यानी कि लेखांकन अवधारणाओं के पालन में व्यक्तिगत पक्षपात या निर्णयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि लेखांकन की अवधारणाओं के पालन में व्यक्तिगत निर्णयों और पक्षपात का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कई बार व्यक्तिगत निर्णयों से परिपाटियां ये प्रभावित हो सकती हैं। अच्छा, फिफ्थ क्या है? अडॉप्शन। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का क्या है? यूनिफॉर्म अडॉप्शन है, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस फिफ्थ है अडॉप्शन। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का यूनिफॉर्म अडॉप्शन है, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस का यूनिफॉर्म अडॉप्शन नहीं है। यानी कि जो लेखांकन की अवधारणाएं हैं, इनका विभिन्न संस्थाओं में समान रूप से इनका पालन लागू की जाती है, समान रूप से इनका पालन किया जाता है, जबकि जो लेखांकन की परिपाटियां हैं, इनका विभिन्न संस्थाओं में समान रूप से ये लागू नहीं की जाती। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, यानी कि लेखांकन की अवधारणाएं और लेखांकन की परिपाटियों के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। आज का मेरा ये लेक्चर पूरी तरह बेस्ड था DK गोयल जी की बुक पे, जिनका 2022 का एडिशन मेरे पास है, जिसमें से मैंने लेक्चर तैयार किया। तो मैं थैंकफुल हूँ DK गोयल जी की बुक का। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो बुक को कंसल्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अपने आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।